हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम 1000 एमसीक्यूज की एक सीरीज कर रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। है ना, इकोनॉमिक्स के लिए हम ये सीरीज कर रहे हैं। टुडेज टॉपिक इज योर प्रोडक्शन, लॉज ऑफ प्रोडक्शन। की जब कोई उत्पादक जो है आपका, है ना, हमने प्रोड्यूसर बिहेवियर लास्ट क्लास में हमने प्रोड्यूसर बिहेवियर स्टार्ट किया था, जहाँ पे आइसोकॉन्ट क्या है ना, आइसोकॉस्ट लाइन क्या है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। है ना, आइसोकॉस्ट क्या है, आइसोकॉन्ट क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। वैसे हमें ये प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस पहले कर लेना चाहिए, है, बट स्टिल ये थोड़ा सा सीक्वेंस में नीचे आया हुआ है, तो इसलिए इसको बाद में कवर कर रहे हैं ना। जैसा सिलेबस में दिया है वैसे ही हम कवर करते चल रहे हैं। तो जब ये प्रोड्यूसर का बिहेवियर हम देखेंगे तो हमको क्या क्या चीजें देखनी है। हमको देखना है कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है ना, उत्पादन के कारक क्या क्या है, उत्पादन को निर्धारित क्या क्या करता है। फिर है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमारी डिमांड को हमको देखना है कि डिमांड किस तरीके की है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है ना, वो किस चीज की डिमांड कर रहा है, उसको किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है कितनी, है ना, वो सब सारी चीजें देखने के बाद प्रोडक्शन फंक्शन आप देखेंगे। आप अपना कॉस्ट देखेंगे, यानी कि आप करेंगे अपने कॉस्ट का एनालिसिस, लागत का विश्लेषण करेंगे, और एक करेंगे रेवेन्यू एनालिसिस। आपको देखना है प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं, सबसे पहले मार्केट में डिमांड किस चीज की है, कितनी है ना, कंज्यूमर कैसा है हमारा, ये सारी चीजें जानने के बाद जो एक उत्पादक है तब जाके वो सप्लाई करने की सोचता है। फिर जब वो सप्लाई करने के लिए आया है तो उसको पता होना चाहिए कि जो वो उत्पादन करेगा उस उत्पादन के लिए प्रोडक्शन फंक्शन उसको डिसाइड करना है कि मेरा लेबर क्या होगा, उसका कॉस्ट क्या है, कैपिटल क्या है ना, मेरा अपना क्या प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, जो कैपिटल मैंने लिया उस पर इंटरेस्ट कितना रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन वो देखेगा। अपना प्रोडक्शन फंक्शन देखने के बाद वो करेगा आपका लागत का विश्लेषण, कॉस्ट एनालिसिस, और फिर ये सारी चीजें देखने के बाद वो देखेगा कि मुझे इससे रेवेन्यू कितना मिल रहा है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, है ना। तो जब राजस्व और प्रॉफिट वगैरह को देखेगा तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एनालिसिस, है ना, कि जो उसको प्राप्त जो होने वाला है प्रोडक्शन करने के बाद, है ना, प्रोडक्शन जब उसने कर लिया और उसको सेल करने गया तो उसको प्राप्त क्या क्या चीजें हो रही है ना, जो प्रॉफिट है उसका किस तरीके का आ रहा है, रेवेन्यू कितना मिल रहा है ना। तो ये जब कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस कर लेता है आपका उत्पादक, तो वहां पे बनता है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, है ना। तो फाइनल स्टेज था आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, लेकिन उसको हमने किया है पहले। बट फिर अभी इसको करने के बाद जब एमसीक्यू करेंगे ना, जब नेक्स्ट वाला एमसीक्यू आएगा तो उसमें आपका रेवेन्यू प्लस इक्विलिब्रियम कि किस मार्केट में किस तरीके से प्राइस डिसाइड होता है ना, इक्विलिब्रियम कैसे बनती है, जो आपका कॉस्ट और रेवेन्यू का जो एनालिसिस करने के बाद जब प्रोड्यूसर इस सहमति पे पहुंच जाता है कि मुझे मेरा इतना लागत आ रहा है और इतना रेवेन्यू मुझे इससे प्राप्त हो रहा है, तो वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और वहीं पे आपका क्या है, प्राइस डिसाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्राइस निर्धारण का काम है वो अलग अलग बाजार संरचना में, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्रकार का होता है। तो वहां पे हम उसको मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से करेंगे। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा का बाजार क्या है ना, फिर आपका मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ओलिगोपोली क्या है। तो अभी हम ये कॉस्ट एनालिसिस एंड रेवेन्यू एनालिसिस पढ़ने के बाद हम फिर एक बार संरचना देखेंगे अपने बाजार का, और उसके बाद उसमें मूल्य निर्धारण कैसे होता है, प्रोड्यूसर का मूल्य निर्धारण यानी कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, है ना, तो वो हम देख लेंगे, है ना। इक्विलिब्रियम आने के बाद प्राइस डिसाइड आपका जो प्रोड्यूसर है वो कर पाता है अपना। चलिए, दिस इज सेट नंबर 6 योर, है ना। इससे पहले हम 5 सेट्स कर चुके हैं एंड वी आर रनिंग ए यूनिट 3, है ना। यूनिट 3 का पोर्शन हम अपना कवर कर रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हमसे जो फर्स्ट टाइम आए हैं या प्रीवियसली हमसे कनेक्टेड है, वो हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमसे कनेक्ट हो जाएंगे ना। आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, है ना। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है क्वेश्चंस की, है ना, आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है ना। करंट अफेयर हो गया या फिर जो जनरल नॉलेज हो गया या फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है कॉमर्स का या इकोनॉमिक्स का, जिसका भी आपको प्रैक्टिस करना है अकाउंट्स का, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैचेस, है ना, बैचेस अगर परचेज करनी है या फिर जो भी चीजें हैं वो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड आपका ये इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसीजर आपको बताया हुआ है, एज वेल एज आपका टेलीग्राम पे भी हमारा क्या है, आपका जो चैनल है वहां पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं ना। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। बैचेस अगर परचेज करनी है, पेड बैचेस अगर फुल कोर्स के लिए आपको परचेज करना है तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। दीज आर द फीचर्स अवेलेबल। और आपको अगर बिहार कोड आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 1500 का आपको
ऑफ मिल रहा है। ठीक है, परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक गिवन है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्टिंग द क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट रन इन प्रोडक्शन। है, जब कोई उत्पादक जब उत्पादन करने जाएगा, है ना, प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है आपका, तो वो दो तरीकों से कर सकता है, या तो वो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करे या तो वो लॉन्ग रन में, है ना। तो उसको दोनों चीजें देखनी है कि अगर वो शॉर्ट रन में अल्पावधि में अगर उत्पादन करता है तो उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो दीर्घावधि में करता है तो क्या क्या चीज या परिवर्तन उसके सामने आएंगी, किस तरीके का माहौल रहेगा, लंबे समय में उसके साथ क्या होगा, है ना, कॉस्ट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या क्या असर पड़ेगा लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में। तो दोनों में हम देखते हैं। जब शॉर्ट रन में आप देखते हो तो उसको बोलते हो आप लॉज ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल प्रोपोर्शन का, यहाँ पे लॉज ऑफ प्रोडक्शन हमको लगता है ना, यानी कि हमको यहाँ पे वेरिएशंस दिखती हैं कि जब हम इनपुट को, जो हमारा उत्पादन का जो कारक है, उसको बढ़ाने घटाने से हमारा किस तरीके का हमको आउटपुट मिलता है। उसी तरीके से जब लॉन्ग रन में आप पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल वहां पे पढ़ते हैं ना, वहां पे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट 3 टर्म आते हैं आपके ना। चलिए, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। तो हमसे कह रहा है कि शॉर्ट रन का कौन सा एक यहाँ पे विशेषता नहीं है आपको बतानी है। स्थित आगत मौजूद होते हैं, यानी कि फिक्स्ड इनपुट्स एग्जिस्ट। ऑल द आउटपुट कैन बी वेरीड, यहाँ पे हम सारे आउटपुट को वेरी कर सकते हैं। हमारा आउटपुट जो है उसको हम वेरी कर सकते हैं यहाँ पे। ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल, यहाँ पे जितने भी सभी आगत परिवर्तनशील होते हैं। और आपका लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज, यहाँ पे आपका लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है शॉर्ट रन में। ये बात तो अभी हमने कही कि शॉर्ट रन में क्या है, आपका लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो दिस इज करेक्ट, आपको बताना है नॉट, है ना, परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। तो दिस इज करेक्ट। जो लोग सही आंसर दे रहे दे आर करेक्ट कि ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल, ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट रन में आपको एटलीस्ट एक फैक्टर को आपको फिक्स करके रखना पड़ता है ना। ये कहाँ पे आपका चलता है, ये आपका चलता है लॉन्ग रन में। ठीक है, शॉर्ट रन में ये काम नहीं करता। लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल्स आपके जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न एज्यूम्स व्हाट। जो आपका घटते सीमांत प्रतिफल का जो नियम है वो क्या मान के चलता है कि ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है आपको ये मान के चलता है कि जितने भी फैक्टर हैं वो सारे वेरिएबल हैं। अभी चर्चा हुई। टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स ओवर द टाइम, समय के साथ जो है तकनीक में आपके सुधार होता है, ये मानता है आपका। नेक्स्ट, एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड, मान के चलता है कि कम से कम एक फैक्टर जो है वो तो आपका फिक्स होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज डबल्ड। देखिए शब्द अलग है, क्वेश्चन वही है ना, बात वही आपसे कह रहा है, बस उसने क्या किया, शब्दों को थोड़ा सा बदल दिया है ना। तो जी आप यहाँ पे जो लोग भी अगेन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन वही है, क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन वही है, बात वही है, बस क्या है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बदला गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है आपसे कि आपका जो है कम से कम एक जो है आपका कम से कम एक फैक्टर जो है वो एटलीस्ट क्या है आपका फिक्स होना चाहिए, है ना। आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कहते हैं कि इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज राइजिंग, अगर आपका सीमांत उत्पाद जो है किसी लेबर का वो राइज कर रहा है तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि श्रम का सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे कुल उत्पाद घटेगा, औसत उत्पाद घट रहा है, सीमांत लागत बढ़ रही है आपकी, या कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, हम जब भी हम कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, है ना, लागत का विश्लेषण करें, कॉस्ट एनालिसिस करें, आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े यानी कि उत्पादन जो होता है उसको पढ़ेंगे, कॉस्ट एनालिसिस करेंगे या रेवेन्यू एनालिसिस करेंगे, है ना, यानी कि राजस्व का विश्लेषण करेंगे। तो तीनों ही चीजों में आपको 3 तरीके की 3 वेरिएशंस मिलेंगी। एक मिलेगा एसी, यहाँ मिलेगा एमसी, एमपी और एमआर, है ना, यानी कि सीमांत लागत, सीमांत उत्पाद और सीमांत राजस्व। वैसे ही एक मिलेगा औसत कॉस्ट, औसत लागत, औसत उत्पाद या फिर औसत रेवेन्यू राजस्व, और फिर लास्ट क्या है आपका टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्ट या फिर टोटल आपका
रेवेन्यू। ये 3 चीजें हर जगह आपको मिलेंगी। मार्जिनल कहता है कि प्रति इकाई, है ना, एक चीज, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से हमारा कितना कॉस्ट में चेंज आ रहा है, कितना उत्पाद बढ़ रहा है, या फिर कितना रेवेन्यू आ रहा है, मतलब एक चीज को चेंज करने पे हमको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। ये कहेगा एवरेज, कि जितना भी है कुल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये हमको औसत बताएगा। और टोटल क्या है, सबको जोड़ दीजिए, जो टोटल है ना, उसको जोड़ दीजिए। ये है 1 एडिशनल यूनिट, ये है टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, और ये क्या है, टोटल कॉस्ट आपका, है ना, ये तो टोटल कॉस्ट है, जितना लागत लगा वो सारा, है ना। तो ये 3 चीजें आपको हर जगह मिलेंगी। तो हमसे कह रहा है कि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि लेबर क्या है, हमारा इनपुट, कह रहा है कि इनपुट को अगर इनपुट से अगर हमको इस लेबर इनपुट से हमको आउटपुट अगर मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसका, तो हमें और क्या देखने को मिलेगा। तो हमें कहा कि क्या देखने को मिलेगा, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, है ना। लगभग सभी का आंसर सही है कि टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये आपका सीमांत की बात की है। सीमांत कुछ इस तरीके से आपका रहता है ना, ये नेगेटिव हो जाता है, और टोटल क्या है आपका, इस तरीके से रहता है ना, ये नेगेटिव नहीं होता, ये टोटल है, टोटल प्रोडक्ट, और ये है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक, तो जब ये आपका इंक्रीज करेगा तो आपका टीपी भी क्या, जब एमपी इंक्रीज करता है तो टीपी भी इंक्रीज करता है, बट एट अ इंक्रीजिंग रेट, है ना। इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग रेट, है ना, बढ़ते हुए दर से ये बढ़ेगा। करेक्ट। नेक्स्ट आपको मैच करना है 2 कॉलम को। आपको यहाँ पे कुछ चीज बताई है, देखिए आइसो कॉन्ट हमने किया हुआ है, आइसो कॉस्ट भी हमने किया हुआ है, ये दोनों से आप अवगत है। आपको बताना है, मैच करना है। आइसो कॉन्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, रिटर्न टू स्केल का क्या मतलब है, और आइसो कॉस्ट लाइन का क्या मतलब है। आइसो क्वांट का मतलब सेम आउटपुट, आइसो कॉस्ट का मतलब सेम टोटल कॉस्ट, है ना। तो ये दोनों तो सामने सामने मिल गई। मार्जिनल का बताया है एडिशनल आउटपुट, और ये बाकी जो बचा वो इसके साथ चला जाएगा, यानी कि सभी एक दूसरे से सामने सामने मैच, है ना। ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। ऐसे क्वेश्चंस करने से क्या है ना कि आपके एक बार में 3-4 कॉन्सेप्ट अपने आप निकल के आ जाते हैं ना। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS, पिछली क्लास में भी इसका जिक्र हुआ है। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज व्हाट, ये क्या होता है आपका, इट इज रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का रेशियो है, स्लोप ऑफ द टोटल प्रोडक्ट कर्व, ऑलवेज इंक्रीजिंग या फिर इक्वल टू 1, हमेशा 1 के बराबर रहता है, हमेशा बढ़ता हुआ रहता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, या फिर स्लोप ऑफ द टोटल प्रोडक्ट का, या फिर आपका रेशियो ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट। करेक्ट। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि आपके पास अगर 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे मान लीजिए लैंड है, लेबर है और आपका कैपिटल है, तो इसको लैंड को लेबर से अगर कैपिटल को हम रिप्लेस करना चाहें, है ना, यानी कि अगर हम उसको उसका सब्स्टिट्यूट बनाना चाहें कि हमने क्या किया, 1 लाख कैपिटल कम कर दिया और 2 लेबर यहाँ पे इंक्रीज कर दिए, तो ये हमको ये जो सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन जो यहाँ पे हम कर रहे हैं उसका रेशियो हमको ये बताता है ना। तो आपका क्या है कि चेंजेस करने से आपका कितना उत्पाद में चेंज आएगा वही आपको बताता है ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। कि इनपुट को अगर हम प्रतिस्थापित करते हैं, एक इनपुट एक फैक्टर की वजह कोई और फैक्टर हम उसकी जगह पे लेके आते हैं उसको हटा करके, तो हमारे पास उत्पाद में कितना चेंज आएगा, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट में कितना चेंज आएगा, तो यही हमको मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स द एवरेज प्रोडक्ट। देखिए इसका एक चार्ट है, वह यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि सब में क्या संबंध है। जैसे सीमांत का टोटल के साथ क्या संबंध है ना, सीमांत का एवरेज प्रोडक्ट के क्या साथ क्या संबंध है, और इन दोनों का क्या संबंध है। ज्यादा आपका इनमें ही रिलेशन पूछेगा, एमपी और एपी में और एमपी और टीपी में, है ना। सी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है ना। तो इन दोनों का सीमांत और टोटल का पूछता है आपसे, और आपसे सीमांत और औसत का, है? ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन ज्यादा पूछता है। तो कह रहे हैं कि व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स एवरेज प्रोडक्ट,
सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, एमपी इज इक्वल टू एपी, तो उस वक्त क्या होगा? एवरेज प्रोडक्ट इज एट्स मैक्सिमम, एवरेज प्रोडक्ट जो है आपके अपने चरम पे होगा। टोटल प्रोडक्ट इज 0, जो कि कभी नहीं हो सकता। मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0 होता है, लेकिन उस वक्त ये इसके बराबर नहीं होता। एवरेज प्रोडक्ट इज फॉलिंग। ये सारी बातें गलत है। ए ऑप्शन, जो लोग भी ए दे रहे हैं दे आर करेक्ट, कि जब ऐसा होगा कि व्हेन योर एमपी इज इक्वल टू एपी, यानी कि दोनों एक दूसरे को कट करे, है ना, कुछ बन नहीं पा रहा है, मतलब इक्वल होने का मतलब कि दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रही है ना, तो उस वक्त क्या होता है, आपका एवरेज प्रोडक्ट अपने चरम पे होता है ना। जैसे ये इस तरीके से माने कुछ इस तरीके, अभी भी नहीं हुआ, यानी कि इस ये वाला पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए ना। जब ये मैक्सिमम पे होता है तब इसको कट करता है ना। अभी हम बनाएंगे, फिर उधर से कमेंट आएगा मैम आपका डायग्राम गलत है तो इसीलिए चलिए, द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इम्प्लाइज व्हाट? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आपको क्या बताता है कि एमपी इज इक्वल टू कांस्टेंट रिटर्न। कहने का मतलब क्या है कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना ही हमको आउटपुट मिल रहा है ना। अगर हम इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हमको दर्शाता है कि आपका सीमांत और औसत उत्पाद जो है वो बराबर है। आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन द इनपुट, हम इनपुट ज्यादा दे रहे हैं, उत्पाद हमको कम मिल रहा है। आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन द इनपुट, कि हम जितना इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से बहुत ज्यादा हमको आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली विद द इनपुट, है ना। तो कांस्टेंट रिटर्न क्या कहता है कि आप जितना इनपुट देंगे उतना ही आपका आउटपुट बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेटली, है ना, उसके अनुपात में ही बढ़ेगा। अनुपात का मतलब 1:1 भी हो सकता है। 1 यूनिट हमने इनपुट बढ़ाया तो 1 यूनिट आउटपुट बढ़ गया, या फिर हमने अगर 2 यूनिट अगर हमने इनपुट बढ़ाया तो 4 यूनिट हमारा बढ़ गया है। तो मल्टीपल टाइम्स, है ना। ये इसका देखिए, इसका 2 टाइम्स है, ये इसका 1 टाइम है, ये है ना। तो इस तरीके से अनुपात में वो आपका बढ़ेगा। डिमिनिशिंग एमआरटीएस इंप्लाइज व्हाट? जो आपका एमआरटीएस अगर डिमिनिश होता है तो क्या दर्शाता है? डिमिनिशिंग एमआरटीएस आपका क्या दर्शाता है? जैसे कि डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था ना एक बार, कि सीमांत घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम जो हमने पढ़ा था, उसी तरीके से आपको बताना है कि डिमिनिशिंग एमआरटीएस क्या दर्शाता है। घटती हुई एमआरटीएस का अर्थ है कि इनपुट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जो इनपुट होते हैं वो एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन होते हैं, है ना। आइसोकॉन्ट आर स्ट्रेट लाइन, आइसोकॉन्ट आर कॉनकेव, या आइसोकॉन्ट्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, है ना। पिछली क्लास में किया हुआ है हमने ये, जब हम आइसोकॉन्ट को पढ़ रहे थे तब हमने किया था। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्या है आपका कि ये जो नियम है कि जो आपका एमआरटीएस है जो वो डिमिनिशिंग नेचर का होता है, वो क्यों होता है, मतलब इस नेचर की वजह से जो आपका आइसोकॉन्ट बनता है वो हमेशा क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है ना। हमने पढ़ा था कि ये दिस इज योर आइसोकॉन्ट आईक्यू, और इसी पे टेंजेंट लगता है आपका एक आइसोकॉस्ट, है, और ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम डिसाइड कर देती है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 30। कहते थे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अकर्स व्हेन। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब अकर करता है? अभी बहुत सारा डिस्कशन कर लिया हमने इस पे। मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, आपका सीमांत लागत इंक्रीज हो रहा है। आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन द इनपुट इंक्रीज, इनपुट आउटपुट रेशियो रिमेन्स द कांस्टेंट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज फॉलिंग, मार्जिनल उत्पाद आपका फॉल कर रहा है। ये नहीं होगा। उत्पाद क्यों फॉल करेगा अगर इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है तो, है ना। इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है मतलब हमको बदले में ज्यादा मिल रहा है, तो ये तो फॉल नहीं कर सकता है ना। सीमांत क्यों फॉल करेगा? अगर हमको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो ये फॉल नहीं करेगा। कांस्टेंट वाली बात, कांस्टेंट रिटर्न के लिए मार्जिनल कॉस्ट, हम यहाँ पे ये क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, है ना, तो यहाँ पे कॉस्ट की कोई बात ही नहीं आनी चाहिए अभी फिलहाल के लिए, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, कि आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन द इनपुट इंक्रीज। जितना हम इनपुट दे रहे हैं उसकी अपेक्षा में हमको ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। जब हमने अपना सिलेबस कवर कर लिया होता है तो हम थोड़ा सा भी रिविजन करते हैं तो हमको क्या लगता है कि अरे हमको तो सारी चीजें आती हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज योर इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल, है ना, कि आपने पहले से स्टडी कर रखा है तो अब आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो एम्पलीफाई होके मिल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट आएंगे हम। देखिए लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूरा इन 3 स्टेप में आपका डिवाइडेड है ना, कि जो लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसको अगर हमको देखना हो तो हमको ये जो वेरिएबल वेरी जो कर रहा है ये कैसे वेरी करता है, 3 चरणों में आपका वेरी करता है, 3 स्टेजेस में। तो आपको बताया ना, पहला
चरण क्या बताता है हमें, दूसरा चरण क्या बताता है, तीसरा चरण क्या बताता है। ये पहला चरण हमें क्या बताता है, पहले चरण में हमारा सब कुछ इंक्रीज हो रहा होता है ना। एमपी इज ग्रेटर देन एपी एंड एपी इज राइजिंग। जो सीमांत उत्पाद है वो आपका ज्यादा रहता है एपी से, और एपी क्या है अभी भी इंक्रीज हो रहा है। जब ये अपने मैक्स पे पहुंचेगा तो वहां पे जब एपी इज ऑन मैक्स तो उस वक्त क्या हो जाएगा आपका एमपी इज इक्वल टू एपी। ये अभी हमने देखा, अभी एक क्वेश्चन हमने किया था। फिर दूसरा स्टेज आएगा आपका कि दिस, ये इसके बाद ये मैक्स पे जाएगा, अभी इंक्रीज कर रहा है, अभी राइज कर रहा है, फिर ये मैक्सिमम पे जाएगा और उस वक्त क्या है आपका कंडीशन क्या हो जाएगी, अब सीमांत उत्पाद जो है वो कम हो जाएगा, औसत ज्यादा हो जाएगा एंड फॉल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, एंड लास्ट स्टेज क्या है आपका तीसरा, कि जहां पे एमपी अब क्या है नेगेटिव हो जाएगा। सबसे पहले एमपी ने आपका इंक्रीज करना स्टार्ट किया, फिर वो मैक्सिमम पे पहुंचा, डिक्रीज करना स्टार्ट किया, एक पॉइंट आएगा जब आपका एमपी 0 हो जाएगा और फिर एमपी आपका नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसके एमपी 4 तरीके का आपको शो करेगा, इंक्रीजिंग, मैक्स, इंक्रीजिंग, मैक्स, और ये क्या है आपका 0 और फिर ये नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से 3, 2, 1 फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए ये आपका है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या इसी को हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन आपका कहते हैं ना, कि अल्पावधि में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, कि शॉर्ट रन में आपका प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके का रहता है वो इन्हीं तरीके से निर्धारित होता है। देखिए ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि जहां से आपका क्या है, जहां से एमपी आपका गिरना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, वो वाला पॉइंट हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके कहते हैं ना। ये कुछ एजम्पशंस हैं, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर जैसे भी पीडीएफ आपको मिलती है तो वहां से आप इसको एक बार देख लेंगे ना, कि एजम्पशंस क्या होते हैं। कभी हमने पिछली क्लासेस में देखा कि एजम्पशन से भी क्वेश्चन उठा के हमसे पूछ लिया जाता है ना, कि क्या एज्यूम करता है। तो हमसे अभी कभी पूछे कि 4 दिए हमको, 3 उसमें से लॉज ऑफ वेरिएबल एजम्पशंस ऑफ लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है और 1 उसमें नहीं है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रेशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट्स व्हेन, एक तर्क संगत उत्पादक कार्य करता है कब, मतलब कब वो प्रोडक्शन करेगा, कौन से वाले चरण में, पहले, दूसरे या तीसरे, या फिर किसी में भी करे कोई बात नहीं, जब तक आपका सीमांत उत्पाद जो है आपका पॉजिटिव रहता है तब तक आप उत्पाद कर सकते हैं, कोई भी चरण चलेगा, है ना। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि आपका क्या है यहाँ पे सारी चीजें आपकी पॉजिटिव ही रहती है ना, सब कुछ इंक्रीजिंग मोड में रहता है, सब कुछ आपको आपका जो है आपका एवरेज प्रोडक्शन पॉजिटिव है, आपका सीमांत प्रोडक्शन पॉजिटिव है, टीपी तो हमेशा पॉजिटिव है ना, तो सारी चीजें पॉजिटिव है, तो इसी में कोई जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन आपका करता है। नेक्स्ट, रिज लाइन, रिज रेखाएं परिभाषित करती हैं किस चीज को, नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न टू द जोन, स्टेज 1 ऑफ द प्रोडक्शन, कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल, या फिर आपका स्टेज 2 ऑफ प्रोडक्शन। क्या है स्टेज 2 ऑफ प्रोडक्शन। जो रिज लाइन होती है आपकी, ये किसको परिभाषित करती है, आपके स्टेज 2 ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये एक ऐसी रेखा होती है, सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है, वैसे सिस्टमैटिक वे में आप अपना नोट्स बना रहे होंगे आई होप, है ना, तो वहां पे जब आप इसको करेंगे तो और भी पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन अगर एक इसका मेन पॉइंट अगर कोई पूछे तो रिज लाइन एक ऐसी रेखा है जो क्या करती है, आपके इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल जोन की, यानी कि कोई प्रोड्यूसर जब उत्पादन कर रहा है तो कब उसके लिए वो फायदेमंद है, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है ना, कि वहां से उसको जो आर्थिक प्रॉफिट है वो हो सकता है ना, इकोनॉमिकली उसके लिए वो पॉइंट मतलब प्रॉफिटेबल है ना। तो ये आपका हमने देखा कि जो एक तर्कसंगत उत्पादक होगा वो कहाँ पे, स्टेज 2 में प्रोडक्शन करेगा, है ना, और स्टेज 2 में ही उसको इकोनॉमिकल जोन मिलता है जहां पे वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये रेखा आपको बताएगी कि कौन सा, मतलब जैसे होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक LOC है ना,
तो जैसे ये जो लाइन है ये आपको बताती है कि नहीं ये एनिमी का एरिया है, ये हमारा एरिया है, तो वैसे ही रिज लाइन आपको बताएगी कि कौन सा एरिया आपका इकोनॉमिकल है और कौन सा अनइकोनॉमिकल है। ठीक है, सिंपल। और ये हमको देखने को कहाँ मिलेगा, ये हमको स्टेज 2 ऑफ प्रोडक्शन में हमको देखने को मिलेगा, है ना, इकोनॉमिकल एरिया अपना। चलिए, रिटर्न्स टू स्केल हमने बताया, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल्स भी हम बोलते हैं। यहाँ पे आपको 3 तरीके के देखने को मिलेंगे। जैसे A to B जो एरिया है ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न का एरिया है। B to C आपका कांस्टेंट रिटर्न का एरिया रहता है। एंड C to D जो है आपका, ये क्या बताता है आपको, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये 3 चरण हमको देखने को मिलते हैं, है ना। दिस इज योर, हाँ, और यहाँ पे एक और बात क्या हमको याद रखनी है कि जो लॉन्ग रन है इसमें हमारे ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल, सारे इनपुट्स हमारे वेरिएबल हो जाते हैं ना। हम लैंड को भी चेंज कर सकते हैं, लेबर को भी, कैपिटल को भी, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग जो भी है, सारी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं ना, सब कुछ वेरिएबल हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि अ लाइन ज्वाइनिंग ऑल द ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशंस एंड एट डिफरेंट आउटपुट लेवल इज नोन एज, है ना। सभी आउटपुट के विभिन्न आउटपुट स्तरों पर सभी इष्टतम इनपुट संयोग को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, आइसोकॉन्ट नहीं, आइसोकॉस्ट नहीं, रिज लाइन अभी हमने देखी, ठीक है, एक्सपेंशन पाथ, है ना। ये हमको बताएगा, ये हमको वो सारे इनपुट के कॉम्बिनेशन देगा कि जिसको यूज करके हम क्या है कि मतलब हमको अगर हमको चाहिए मान लीजिए 500 यूनिट हमको उत्पादित करना है, तो हमारा क्या है, हमको ये बताएगा कि आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। जैसे कि आप 2 यूनिट लेबर लीजिए, 4 यूनिट कैपिटल लीजिए, है ना, 3 यूनिट लेबर लीजिए, 3 यूनिट कैपिटल लीजिए। तो मतलब ये हमको इष्टतम जो सबसे इफिशिएंट कॉम्बिनेशन है इनपुट का वो हमको बताएगा, है। और उन्हीं सब बिंदुओं को जोड़ के अगर हम एक रेखा बनाते तो वो हमको क्या बताएगा, हमारा एक्सपेंशन पाथ, है ना। प्रोड्यूसर के लिए ये विस्तार पथ हमको बता के देगा। अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉस्ट दिए हैं आपको और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको बताना है किस कॉस्ट का क्या मतलब है। ये सबसे इजी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा याद रहता है हमें, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, बताएं, मैच करें इसे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही अगर आपको याद है तो ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सी का 3 हमें एक ही जगह दिख रहा है एंड दैट इज योर ई, है ना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, जो हमको एक्चुअल मनी स्पेंड जो हमको दिखता है। इम्प्लिसिट ऐसा कॉस्ट जो स्वामी का खुद का भी लगा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि वो अपने ही घर में अगर बिजनेस कर रहा है ना, तो पार्किंग का एरिया वो अपने घर में ही रख ले, है ना, रेंट वो सेव कर रहा है, तो ये सब क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है ना। एंड फिक्स्ड कॉस्ट, द कॉस्ट इनकर्ड इवन एट द 0 लेवल ऑफ आउटपुट, आप कुछ भी उत्पादित नहीं कर रहे फिर भी आपका वो कॉस्ट लगना ही लगना है। जैसे आपने रेंट पे अगर बिल्डिंग ले रखी है, रेंट पे अगर फैक्ट्री ले रखी है, तो आप 1 यूनिट बना रहे या 1000 यूनिट बना रहे, कोई मतलब नहीं पड़ता है, रेंट आपको देना ही देना है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में इनमें से कौन सी बात जो है आपका वो सही है। इट फॉल्स कंटिन्यूअसली एज द आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज करता है वैसे वैसे ये फॉल करता है। इट राइजेस कंटिन्यूअसली एज द आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। इट रिमेन्स कांस्टेंट, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आउटपुट का। इट फर्स्ट फॉल्स एंड देन राइजेस, पहले गिरता है और फिर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका औसत कॉस्ट क्या है, ये गिरेगा। देखिए ये वाला कल हमने एक क्वेश्चन किया था आइसोकॉन्ट वाला, है ना, ये हमने वेजेस बाय रेंट के बारे में हमने बात किया था, नहीं पता ऐसे ही ये स्लाइड। असर्शन डिजाइन टाइप क्वेश्चन है आपका, कह रहे कि इन शॉर्ट रन अ फर्म कंटिन्यूज प्रोडक्शन इवन इफ इट इनकर्स लॉसेस। कह रहे कि शॉर्ट रन में एक कंपनी जो है वो प्रोडक्शन करना चालू रख सकती है तभी भी जब उसको लॉस हो रहा है। क्या ये बात सही है? फिर उसका कारण कहता है कि एज लॉन्ग एज द प्राइस कवर्स द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC, जब तक आपका P जो है ये इसके बराबर है या इससे ज्यादा है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू AVC है, तब तक फर्म क्या कर सकता है, अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकता है। बताइए क्या दोनों बातें सही हैं? क्या R इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है?
सही बात है ना, कि शॉर्ट रन में अगर हमको लॉस भी होता है तो हम उसका उत्पादन चालू रखते हैं, और तब तक उत्पादन चालू रखता है आपका प्रोड्यूसर जब तक कि वो अपने प्राइस से, उसको जो प्राइस मिल रहा है ना, वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तब तक वो उत्पादन कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे उसका लॉस मिनिमाइज हो रहा है ना। अगर प्राइस इसको कवर ना कर पाए, है ना, यानी कि प्राइस कम हो जाए और हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो जाए, तो हम क्या करते हैं, एज अ प्रोड्यूसर हम उत्पादन करना बंद कर देते हैं। दैट इज द शट डाउन पॉइंट फॉर द बिजनेस या फिर प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द MC कर्व कट्स बोथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सीमांत कॉस्ट कट करता है दोनों को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट को एट देयर मिनिमम पॉइंट, दोनों को जब वो दोनों अपने निचले स्तर पे होते हैं तब उसको कट करता है ना। एंड उसका रीजन कह रहा है कि व्हेन MC इज लेस देन द एवरेज फॉल्स, जब वो उससे लेस रहता है तो उस वक्त औसत आपका गिरता है, एंड व्हेन MC इज ग्रेटर देन एवरेज राइसेस, और जब आपका सीमांत आपका ज्यादा रहता है तो उस वक्त क्या है, आपका एवरेज भी इंक्रीज करता है। क्या ये दोनों बातें सही है और ये बात इसको एक्सप्लेन करती है क्या? तो बिल्कुल करती है, दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी आपका करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक यस इट इज द लास्ट क्वेश्चन। आपको बताना है ये जो पॉइंट्स आपको बताए हैं कि कौन सा पॉइंट आपको क्या दर्शाता है ना। जैसे शट डाउन पॉइंट कब होगा आपका, देन ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आप बताएंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कब आता है, और लॉस मिनिमाइजेशन आपका कब आता है ना। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है आपका, जब टोटल राजस्व टोटल लागत के बराबर हो जाए, दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट क्या है हमारा, ये वाला है ना। इसके बाद हमको शट डाउन करना पड़ता है कि अगर कम हो गया है ना, कम हो गया, इक्वल टू बराबर पे पहुंच गया है, जब तक ये P इज ग्रेटर देन ABC है तब तक तो सही है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या बता रहा है कि इक्वल टू है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम के बराबर पहुंच गया है ना, मतलब एकदम न्यूनतम स्तर पे पहुंच गया है कि अब हमारा प्राइस क्या है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो सबसे निचला स्तर है वहां पहुंच गया। तो अब क्या है, अब आपके उत्पादक के पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने बिजनेस को शट डाउन करने के अलावा, ये आपका शट डाउन पॉइंट आ चुका है। अब आपको चाहिए कि आप अपना उत्पादन बंद कर दे, अदरवाइज बहुत ज्यादा लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं, है ना। इक्विलिब्रियम क्या है फर्म का, जब उसका सीमांत राजस्व उसकी सीमांत लागत के बराबर आ जाए, यानी कि एक उत्पाद को बनाने पे जितनी उसको प्राप्ति हो रही है उतना ही उसका लागत आ रहा है, तो दैट इज द इक्विलिब्रियम फॉर द फर्म। एंड लॉस मिनिमाइजेशन की जब फर्म सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है, तो ये आपका लॉस मिनिमाइजेशन पॉइंट है ना। तो इस हिसाब से आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 3, 4, B का 1 और A का 2। तो दीज वर सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। एक रेवेन्यू एनालिसिस देखेंगे, फिर बाजार संरचनाओं को हम देखेंगे आपका, है ना। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।